हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो नेम वाला क्लॉज था कि कौन सी कंपनी में क्या क्या रूल है। लिस्टेड कंपनी का अलग रूल है, रूल 8 ऑफ कंपनी क्या कहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। आइडेंटिकल नेम वाले जो कंसेप्ट थे उसमें हमने देखा था कि जो आइडेंटिकल नेम वाला जो फॉल्ट है वो किन किन सिचुएशन में माना जाएगा कि हमारा जो फॉल्ट है वो आइडेंटिकल नेम वाला है, ठीक है। आज हम देखेंगे अपने बाकी के जो क्लॉजेज है ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और वो हम अपने क्लॉजेज वाला कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। पहला है मतलब से पहला हो गया नेम क्लॉज, सेकंड है हमारा सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कि जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका क्लॉज है, मतलब कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कहाँ पे सिचुएट होगा, हम आरओसी को कौन से फॉर्म में रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में डिटेल्स लिख के देंगे, जो भी पूरी डिटेल्स है इन्फॉर्मेशन है वो कैसे देनी है, ठीक है। कंपनी शेल हैव इट्स आरओ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। लाइक जब हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 30 डेज हो जाते हैं उसके अंदर अंदर जो एक कंपनी है उसके पास अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम हो गया ना इनकॉर्पोरेट, जब उसका नेम इनकॉर्पोरेट हो गया है तो उसके बाद 30 डेज़ का टाइम दिया गया कि 30 दिनों के अंदर अंदर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इनकॉर्पोरेट हो जाए, एक पक्की जगह उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस की सेटल डाउन हो जाए, सो दैट इट वुड बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग द कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस। ताकि अब जैसे कोई कंपनी बनती है, अगर कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजने या कोई नोटिस भेजना है, ठीक है, कंपनी ने किसी को भेजना है या गवर्नमेंट ने कंपनी को भेजना है, तो कोई एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, वहीं पे तो वो नोटिस जाएंगे, वहीं पे वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव की जाएंगी या भेजी जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इट इज़ कंपल्सरी कि एक कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। द कंपनी शेल furnish to the ROC about its registered office in form number INC 22। फॉर्म नंबर INC 22 में ही हम ROC को मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, उसका नेम इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। अब उसको 30 डेज़ का टाइम दिया गया था अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेटल डाउन करने के लिए। अब से कि उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस गाजियाबाद वाली साइट पे सेटअप कर लिया, तो जो XYZ कंपनी है वो अपनी कंपनी के ROC को फॉर्म नंबर INC 22 में डिटेल्स देगी कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस गाजियाबाद में है, ठीक है। सारी जो डिटेल्स है, कितना टाइम उसको लगा सेटल डाउन करने में, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, सब चीज़ों के बारे में वो INC 22 वाले फॉर्म में क्लासीफाई मतलब पूरी तरह से बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, कारण क्या है, गोल क्या है, क्यों कंपनी को सेटअप किया गया। हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसका कोई पर्पस होता है। अब हम CS करें उसका कोई पर्पस है, हम BCom करें उसका कोई पर्पस है, ठीक है, स्टडी करने का कोई पर्पस है, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करने का कोई पर्पस है। उसी तरह से कंपनी को सेटअप करने का क्या पर्पस है, इसमें क्या कहा गया, ऑल द कंपनी शैल स्टेट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो हमारा कंपनी का ये चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है MOA, उसमें वो अपना ऑब्जेक्ट भी बताएगी फॉर विच द कंपनी इज बीइंग सेटअप एंड इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। क्यों कंपनी को बनाया गया, उसका इनकॉर्पोरेशन का रीज़न क्या है, वो सब अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लासीफाई करेगी। एंड एनी अदर मैटर दैट इज़ नेसेसरी, और कोई भी कारण जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है, जिस कारण कंपनी को सेटअप किया गया है। कारण क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सोशल वेलफेयर के लिए भी बनी हो सकती है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ कंपनी पावर्स एंड कंपनीज एक्टिविटी। इससे क्या होगा, जब कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लासीफाइड होगा, इससे क्या होगा कि कंपनी का एक्सटेंट क्लासीफाई होगा कि कंपनी कितने एक्सटेंट तक है, स्मॉल है, ज़्यादा अभी बस छोटे लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, हाई लेवल पे है, ठीक है। उसकी पावर्स क्लासीफाई होती है। अगर तो कंपनी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे तो उसके बाद पावर्स भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। फिर कंपनी की एक्टिविटीज़ डिफाइन होती है कि अगर कोई कंपनी जो काम कर रही है उसके ऑब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, ठीक है, लीगल है, जो भी है कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड if anything is not mentioned in the memorandum of association of the company then it is void and shall be ultra vires। अब फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है या कंपनी के रिलेटेड जो हमारी डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखनी इंपॉर्टेंट है, बट कोई ऐसी डिटेल जो नहीं मेंशनड, उसको हम क्या मानेंगे, उस सिचुएशन में हम मानेंगे कि भाई ये वॉइड है,
गलत है, इलीगल काम है, तभी नहीं इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। एंड शैल बी अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब यही होता है इलीगल, ठीक है। द मैनर ऑफ स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट, क्या मैनर है ऑब्जेक्ट को स्टेट करने का, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन, क्या क्या चीज़ें हमने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में बतानी है। पहले तो यही कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, कौन कौन से काम है जो कंपनी जिस कारण से कंपनी हमारी बनाई गई है, और परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के बनने के बाद क्या क्या काम किए गए। मैटर्स दैट आर नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शैल बी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 क्लॉज है, ठीक है। कौन कौन से मैटर्स है, ऑब्जेक्ट क्लासीफाई हो गया, अब ऑब्जेक्ट क्लासीफाई तो हो गया, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जिनका ध्यान देना है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेसेसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तो आगे चलनी है। कुछ चीज़ें होती है ना, हम तो कंपनी में कितने सारे काम होते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो आगे नहीं चलता, ठीक है। कोई काम कंपनी कर रही होती है, बीच में से एक अद्धा क्लॉज है, एक अद्धा काम वो आगे जाके कट हो जाता है। तो हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा काम हमारा फर्दर चलेगा, कौन सा काम नहीं चलेगा। और ये कहाँ पे स्पेसिफाई होता है, इन द सेक्शन 3 क्लॉज ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट क्या था, लाइबिलिटी क्लॉज। अब इस क्लॉज में क्या कहा उन्होंने कि जो कंपनी है ना वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे अपना ऑब्जेक्ट, अपना नेम, अपना इनकॉर्पोरेशन, इन सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करती है ना, उसी तरह से वो अपने मेंबर्स की एक एक मेंबर की लाइबिलिटी को भी डिस्क्लोज करेगी कि कौन से मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है और कौन से मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, दो केसेस होते हैं, या तो मेंबर्स ने फॉर एग्जांपल 1200 शेयर खरीदे, ठीक है, बट अभी तक ना उसने पेमेंट सिर्फ 900 शेयर्स की है, ठीक है। अब उसकी जो अनपेड अमाउंट है वो 300 शेयर्स की है, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, जितनी अमाउंट उसने पे नहीं की, ठीक है, उतने का उसका उधार हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है लिमिटेड बाय शेयर्स में कि कोई मेंबर है उसने जितने शेयर्स खरीदे उतने शेयर्स की पेमेंट कर दी, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। और दूसरा क्या है लिमिटेड बाय गारंटी, कि जो मेंबर है ना वो गारंटी देता है कि मैं ना इतने अमाउंट तक की कॉन्ट्रीब्यूशन कर लूँगा। अब कंट्रीब्यूट करेगा कौन कौन सी सिचुएशन में, कि जब हमारी कंपनी वाइंड अप हो रही है ना, तो जो कंपनी के एसेट्स होंगे उनके अमाउंट तक के पैसे मैं कंट्रीब्यूट कर दूँगा, ठीक है। कोई एक्स पर्सन है वो कह रहा है कि भाई जब तुम्हारी कंपनी वाइंड अप होगी ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी के एसेट्स के बदले ना तुम्हें उन एसेट्स की वैल्यू तक के पैसे दे दूँगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, कोई पर्सन वाई है वो कह रहा है कि जब तुम्हारी कंपनी वाइंड अप होगी ना, जो उसके खर्चे होंगे, जो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, जो उसकी एक्सपेंस होगी, कॉस्ट वगैरह सब मैं पे कर दूँगा। तो मतलब क्या है ना, मेंबर्स ने गारंटी दे दी कि भाई जब तुम्हारी कंट्री वाइंड अप होगी ना तब तुम्हें हम पैसे देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही सोच लो कोई पर्सन ए है, वो कहता है कि यार तुम्हारी अगर कंपनी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना जब तुम्हारी कंपनी में अप्स एंड डाउन्स होंगे तब तुम्हें पैसा मैं दूँगा, तो ये होगी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो मतलब लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कहा ना कि जब तुम्हारी कंपनी वाइंड अप होगी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसकी गारंटी जितनी उसने दी ना उतने तक की रहेगी, मतलब 1 लाख तक की लाइबिलिटी उसके ऊपर रहेगी, 1 लाख से ज़्यादा कंपनी उससे नहीं मांग सकती, ठीक है। एक हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स और एक हो गया लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं। 5th क्लॉज है हमारा कैपिटल क्लॉज। ये क्लॉज तब भी हम यूज़ करते हैं, तब भी हम अप्लाई करते हैं अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तब, इन केस द कंपनी इज़ हैविंग शेयर कैपिटल। तो इसमें क्या कहा, जो हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट है विद विच द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, जितनी अमाउंट तक की शेयर कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है, प्लस जो हमारी डिवीज़न ऑफ शेयर्स है फिक्स अमाउंट में कि कितने कितने शेयर्स में हमने डिवाइड की है हमारी अमाउंट, ठीक है। और साथ में जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स है दैट द सब्सक्राइबर्स एग्री टू सब्सक्राइब, जितने शेयर्स जो हमारी पब्लिक है जिनको हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं वो एग्री करते हैं कि भाई हम आपकी कंपनी के इतने शेयर्स खरीदेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो दो चीज़ें ना, एक तो हमारी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स है, दीज शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, नॉट बी लेस देन, जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स है प्लस जो हमारी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है ना वो 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए पर सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर की 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये बहुत छोटा सा क्लॉज है, ये क्लॉज तभी अप्लाई होता है जब हमारी कंपनी में शेयर कैपिटल है तब।
क्या का, जो हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट है प्लस जो हमारे डिवीजन ऑफ शेयर्स है जो हम फिक्स अमाउंट में करते हैं, और जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स है जो एक सब्सक्राइबर कहता है कि हम लेने के लिए रेडी है, उसकी अमाउंट ना 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख तक के तो शेयर उनको सब्सक्राइब करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 6 क्लॉज हमारा क्या है, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, उसमें सब्सक्राइबर्स क्या लिखते हैं, सब्सक्राइबर खुद लिख के देते हैं कि वी द सब्सक्राइबर हुज नेम्स एंड एड्रेस आर सब्सक्राइब बिलो आर द डिज़ायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी। मतलब सब्सक्राइबर क्या हो गया, कितने सारे मेंबर मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं ना, तो एक तरह से जो कंपनी के मेंबर्स हैं हम उनको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। वो लिख के देते हैं अपना नेम और अपने एड्रेस, और लिख के देते हैं कि हम सब ने ना मिल के कंपनी बनाई है। In the pursuance of this memorandum of association, we agree to take the number of shares in a company's capital that is set opposite of our names। वो क्या लिख के देते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि हम एग्री करते हैं, मतलब सब्सक्राइबर क्या है, जो पब्लिक के लोग हैं वो मिल के, ठीक है, वो कहते हैं कि हम ना एग्री करते हैं कि हम सामने वाली कंपनी के इतने शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में या एसोसिएशन क्लॉज में लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदती हूँ तो मेरा भी रिटर्न लिया जाएगा कि हाँ मैंने लिया है। ठीक है, बाद में क्या पता कोई पर्सन झूठा इल्ज़ाम लगा दे कि भाई मैंने तो शेयर्स खरीदे ही नहीं थे, खरीद के भी कह दे, तो ये एक तरह से प्रूफ होता है कि हाँ किसी पर्सन ने शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, वर्क या ऑक्यूपेशन। अब मैं अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगी तो ये थोड़ी ना कि मैं सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स में काम करूँ, क्या पता मैं अपना कोई और भी काम करती हूँ। ठीक है, क्या पता मैं किसी कॉलेज में टीचर हूँ या मैं कोई और पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तो अपना ऑक्यूपेशन भी बताऊँगी। नंबर ऑफ़ शेयर्स दैट ईच सब्सक्राइबर एग्री, कि मैंने कितने शेयर्स खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया, मैं कितने शेयर्स खरीदने के लिए एग्री हो गई, वो भी हमने बताना है। उनके सिग्नेचर, ठीक है, जो भी एक पर्सन जो सब्सक्राइबर है जो शेयर्स खरीद रहा है, एक एक बंदे का सिग्नेचर लेना भी ज़रूरी है। अटेस्टेड बाय द विटनेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस। विटनेस होता है सामने जिसके प्रेजेंस में साइन होते हैं। ठीक है, नोट में उन्होंने क्या लिखा, ईच मेंबर, हर एक मेंबर एक शेयर लेगा एंड राइट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स ही एग्री टू टेक विद दिस साइन। ठीक है, हर एक मेंबर मिनिमम तो एक शेयर तो लेगा ही लेगा। ठीक है, और साथ में क्या है, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना, उसमें अपना नेम लिखेगा प्लस जितने शेयर्स लेने के लिए वो एग्री किया और अपने साइन करेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो। अब 7th हमारा क्या है, सक्सेशन क्लॉज। मतलब ये ना सक्सेशन क्लॉज कौन सा होता है, नॉमिनी। ये कब हम नॉमिनी कब अपॉइंट करते हैं, जब हमारी ओपीसी कंपनी हो। कि ये जो सक्सेशन क्लॉज है लगता ही सिर्फ ओपीसी कंपनी के केस में है। इसमें क्या है कि जो नेम है ना नॉमिनी का, जो नॉमिनी हमने सिलेक्ट किया है अपनी ओपीसी कंपनी के लिए, उसका नेम ना मेंशन होना चाहिए हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब नॉमिनी अपॉइंट करना क्यों ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अब जैसे ओपीसी कंपनी है, उसमें एक ही पर्सन है, वही मेंबर है, वही ओनर है, वही सारा काम देख रहा है। तो इन केस अगर उसकी डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए या जो भी केस में वो अगर फॉर एग्जांपल डेथ ही हो जाए, तो उसकी डेथ के बाद उस ओपीसी कंपनी को कौन संभालेगा। इसीलिए एक नॉमिनी अपॉइंट करना ज़रूरी है, और उस नॉमिनी का नेम हमारे जो 1% कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें लिखा होना इज़ कंपल्सरी, इज़ इम्पॉर्टेंट। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हमने। पहला, इट मस्ट बी इन प्रिंटेड फॉर्म। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो हमारा चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो ना प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके साइन होने चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड नंबर। जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेज है, जो उसमें डिटेल्स है, वो सब पैराग्राफ्स की फॉर्म में होने चाहिए। प्लस वो डिवाइडेड होने चाहिए नंबर में, कि नंबर 1 हमारा नेम हो गया, नंबर 1 हमारा सिग्नेचर्स हो गया, फिर मेंबर्स का बता दिया, फिर उनकी लाइबिलिटी का, मतलब अलग अलग नंबर में। ये नहीं कि एक ही पैरा में सब कुछ आपने डिफाइन कर दिया, नहीं। ठीक है, साइन ऑफ सब्सक्राइबर इन द प्रेजेंस ऑफ 1 विटनेस। ये हमने देख लिया कि अगर हमने सब्सक्रिप्शन क्लॉज में किसी की विटनेस ने साइन करवाया है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही होते हैं वो, तो वो एक किसी पर्सन के प्रेजेंस में होंगे, जो आई विटनेस होगा उसकी प्रेजेंस में सिग्नेचर लिए जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉजेज वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया।
टोटल हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 7 क्लॉजेस थे। पहला हमारा था नेम क्लॉज, सेकेंड हमारा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लॉज वाला, ठीक है, मतलब हमारी कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगी उसके बारे में हमने आरओसी को बताना है। फिर हमने देखा अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज कि किस रीज़न से, किस पर्पज़ के लिए हमारी कंपनी बनी। देन लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी दो तरह से हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। फिर हमने अपना देखा था अपना कैपिटल क्लॉज, ये तभी एप्लीकेबल होता है कि अगर हमारी कंपनी में शेयर कैपिटल है। फिर हमने अपना देखा था एसोसिएशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें हमने कहा क्या कहा था, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साइन लिए जाएंगे। और लास्ट हमने देखा था सक्सेशन क्लॉज, ये तब एप्लीकेबल होता है जब हमारी कंपनी 1% कंपनी हो, और इसमें हमने नॉमिनी के बारे में बताना है, ठीक है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला टॉपिक जो है, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसेस 100% होते हैं, इसीलिए हम इसको शॉर्ट वीडियोस में करें, बिकॉज अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी जाती है ना फिर टॉपिक क्लियर नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ क्लॉज वाला टॉपिक। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर।